हाँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखो बेटा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में अब बात करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बताओ यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू इंपॉर्टेंट है उतनी यूनिट इंपॉर्टेंट है। दो पार्ट होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू एंड एक यूनिट। देखो बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू में सिर्फ वैल्यू और यूनिट एक होगी यूनिट, एक होगी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू अमाउंट को बताएगी, ठीक है? जैसे देखो सुनना, ये दोनों एसेंशियल है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जितनी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है उतनी की उतनी इंपॉर्टेंट यूनिट भी है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने बोला मैं 10 से भाग रहा हूं, आई एम रनिंग विथ स्पीड 10। क्या आपको कोई फील आई? बताओ, मैं तेज भाग रहा हूं या धीरे? मैं तेज भाग रहा हूं या धीरे? बोलो ना बेटा। आई एम रनिंग विथ स्पीड 10। मैं बोल दूं तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो गया? क्या मैं बोल दूं तुम कुछ सोच ही नहीं पा रहे? बोलो। जैसे किसी बच्चे ने बोल दिया कि सर आप बहुत तेज भाग रहे हो, 10 तो बड़ा खतरनाक होता है सर, 10 की स्पीड तो बड़ी खतरनाक होती है, और मैंने आगे लगा दिया 10 mm पर सेकेंड। देखो, 10 mm पर सेकेंड का मतलब समझ में आया? मैं 1 सेकंड में 10 mm चलता हूं। 10 mm का मतलब आप समझ लो 1 सेंटीमीटर चलता हूं। तो बताओ कितना स्लो हुआ मैं? 1 सेकंड में सिर्फ 1 सेंटीमीटर चल रहा हूं मैं। अरे बोलो। yes. अच्छा, आपने तो मैं बोल दूं, आप अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो फील ही नहीं आएगी। क्लियर है? तो मैं बोल दूं, जैसे आपने बोला बहुत तेज चल रहे हो, मैंने mm पर सेकंड लगा दिया, तो ये चीज एकदम से खत्म हो गई, एकदम से छोटी हो गई। 10 mm पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 10 mm बहुत कम हो गया। आपने बोला सर, अब आपने देख लिया मैंने mm पर सेकंड लगाया, अब आपने 10 देख लिया। मैंने अगली बार बोला बेटा मेरी स्पीड 10 है, बताओ मैं तेज चल रहा हूं या धीरे? आपने बोल दिया सर आप बहुत धीरे चल रहे हो, क्योंकि आपको याद था मैंने यूनिट mm पर सेकंड लगाई थी। तो आपने दिमाग में बना लिया कि सर तो बहुत धीरे चल रहे हैं। जैसे आपने मेरे को बोला बहुत धीरे चल रहे हो, मैंने ये लिख दिया किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर सेकंड लिख दो। तो क्या मैं बोल दूं मैं 1 सेकंड में 10 किलोमीटर, ये तो बड़ी जबरदस्त स्पीड है। तो क्या मैं बोल दूं इसी 10 की फील पहले mm पर सेकंड ने बहुत छोटी कर दी, अब किलोमीटर पर सेकंड ने बहुत बड़ी कर दी। इस 10 की इंपॉर्टेंस हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा कर दी। तो क्या मैं बोल दूं यूनिट ने पूरी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज कर दिया। चेंज इन द सेंस उसकी फील को चेंज कर दिया हमारे दिमाग में। बोलो। yes, तो क्या मैं बोल दूं जितना इंपॉर्टेंट ये 10 है उतना इंपॉर्टेंट ये किलोमीटर पर सेकंड या mm पर सेकंड है, क्योंकि हमारे को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पूरी फील न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज यूनिट देती है। ठीक है? कई बच्चे सोचते हैं सर हमारे को तो ये पता पड़ गया कि mm पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आ जाओ, मैंने लिखा मेरी स्पीड mm पर सेकंड है, बताओ मैं तेज भाग रहा हूं या धीरे? यहां वाली चीज नहीं बताई मैंने तुम्हें, बताओ मैं तेज भाग रहा हूं या धीरे? है? हाँ धीरे। किसी बच्चे ने बोल दिया सर आप तो बहुत धीरे भाग रहे हो, ये लो ये मेरी स्पीड। क्या मैं बोल दूं सिर्फ यूनिट देख के आपने किसी फिजिकल क्वांटिटी को प्रेडिक्ट कर लिया तो भी आपने गलती करी है, सिर्फ क्वांटिटी देख के प्रेडिक्ट कर लिया तो भी आपने गलती करी है। तो क्या मैं बोल दूं इसने इस चीज की इंपोर्टेंस को बढ़ा दिया, तो mm पर सेकंड ये हो गया, सेंटीमीटर ये हो गया, मीटर ये हो गया, किलोमीटर तो ये तो 100 किलोमीटर पर सेकंड हो गया। अरे समझ रहे हो क्या? तो क्या मैं बोल दूं न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज यूनिट बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका दो, एक तो होता है वैल्यू, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड एक होती है यूनिट। बोथ आर इंपॉर्टेंट। देयर आर 3 टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम। अब जब यूनिट इंपॉर्टेंट है तो 3 टाइप के यूनिट सिस्टम है। बोलो कौन कौन से? एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस, है ना। अब आजकल आ गया ऐसा यूनिट, ठीक है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम है। देखो आप किसी भी यूनिट सिस्टम को बनाते हो, कोई भी साइंटिस्ट किसी यूनिट सिस्टम को बनाते हैं तो वो दो बातों का बहुत ध्यान रखते हैं। क्या कि एक तो वो इनवेरिएबल होना चाहिए, मतलब आपने जो यूनिट सिस्टम बनाया वो बदलना नहीं चाहिए। कोई भी यूनिट सिस्टम समय के साथ बदलना नहीं चाहिए, है ना, टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए। एक तो इनवेरिएबल होना चाहिए और दूसरा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी इजीली अवेलेबल होना चाहिए। सर कुछ समझ में नहीं आया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया कि आपने हाइट को डिफाइन कर दिया कि 2 मीटर, या आपने कोई डिफाइन कर दिया कि 5 फीट आज से एमएसआर की हाइट को लिया जाएगा।
आपने यूनिट सिस्टम बनाया और आपने बोल दिया कि 5 फीट बराबर मोहित सर की हाइट, आपने डिफाइन कर दिया। अब आपने डिफाइन तो कर दिया कि 5 फीट बराबर मोहित सर की हाइट। अब आपने कभी 5 फीट मेजरमेंट करने के लिए मुझे बुलाया, तो क्या मैं हर जगह अवेलेबल होऊंगा? आपने मेरी हाइट को 5 फीट डिफाइन कर दिया। अब आज यहाँ पे कोई 5 फीट नाप रहा है और बेंगलोर में कोई 5 फीट नाप रहा है, दोनों जगह तो मैं अवेलेबल होऊंगा नहीं ना। तो क्या मैं बोल दूं 5 फीट आपने अगर मुझे डिफाइन कर दिया तो मैं हर जगह अवेलेबल नहीं हूँ। हर जगह मुझे बुला के 5 फीट नापा जाएगा, तो एक तो मैं इजीली अवेलेबल नहीं हूँ हर जगह, तो मुझे डिफाइन करने का कोई तुक नहीं बनता। दूसरा, मेरी हाइट वेरिएबल है। जैसे आज आपने 5 फीट मुझे डिफाइन कर दिया और मान लो मेरी हाइट बढ़ के 5 फीट 3 इंच, मतलब मैं नेचुरली बढ़ गया, तो आपका 5 फीट तो चेंज हो गया। आपने जो 2 साल पहले 5 फीट की चीज खरीदी थी, आज तो 5 से बड़ी हो गई। तो क्या मैं बोल दूं किसी वेरी होती हुई चीज को मैं अपनी यूनिट नहीं बना सकता? यस सर। तो क्या मैं बोल दूं यूनिट है ना, तो किसी की भी यूनिट सिस्टम, तो बोलो यूनिट सिस्टम क्या होना चाहिए बेटा? कोई भी यूनिट सिस्टम है, वो यूनिट सिस्टम क्या होना चाहिए बेटा? इनवेरिएबल है ना, एंड अवेलेबिलिटी है ना, इजी अवेलेबल, इजी अवेलेबल। अरे बोलो, तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए और इनवेरिएबल होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तो 3 यूनिट सिस्टम, एफपीएस। बोलो एफपीएस क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड। यहां पर अपन लेंथ को फुट में नापते हैं और मास को पाउंड में नापते हैं और टाइम को सेकेंड में नापते हैं। ये ब्रिटिश लोगों ने बताया, ये ब्रिटिश, तो ब्रिटिश ने डिफाइन करा था। तो लिख लो ब्रिटिश, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग लैंग्वेज थी। दिस इज ब्रिटिश इंजीनियरिंग लैंग्वेज एंड फुट पाउंड सेकेंड लिख दो, फुट पाउंड सेकेंड। थोड़ा फास्ट लिखना। तो लेंथ हो गई किसमें? फुट में, और मास हो गया पाउंड में, और टाइम हो गया सेकेंड में। ये बनाया था बेटा, गॉसियन सिस्टम है ये, सीजीएस। उसमें हो जाएगा लेंथ हो जाएगी सेंटीमीटर में, ठीक है, और मास हो जाएगा ग्राम में, और टाइम हो जाएगा सेकंड में। ये गॉसियन सिस्टम है, गॉसियन सिस्टम है, ठीक है। एमकेएस, इसमें लेंथ हो जाएगी मीटर में, जो हमारे काम का लिख रहा हूं, इसमें किलोग्राम में हो जाएगा, 1 किलोग्राम में हो जाएगा मास, और टाइम हो जाएगा सेकंड में, ठीक है। ये मास, ये तो ये गॉसियन सिस्टम है। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर ग्राम, बोलो सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। ये फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है, पाउंड सेकेंड, ठीक है। ये ब्रिटिशियन है ये, ठीक है, ये 3 सिस्टम। लेकिन अभी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कर दिया गया है, सारे लोग इसको मान रहे हैं। आप भी मान रहे हो, हम भी मान रहे हैं, बांग्लादेश, कराची, सब 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 सब, अमेरिका है ना, रशिया वगैरह सब मान रहे हैं। तो एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया। अब देखो इंटरनेशनल सिस्टम का क्या मतलब हो गया, मैं बताता हूं। जैसे मैंने बोल दिया कि ये मार्कर जो इनवेरिएबल है और हर जगह इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ऐसे मार्कर सब जगह अवेलेबल कराए जा सकते हैं। इस मार्कर को फॉर एग्जांपल, मैं सबकी डेफिनेशन याद नहीं करती है, फॉर एग्जांपल इस मार्कर की लेंथ को मैंने 1 से 1 मीटर डिफाइन कर दिया। मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, इस मार्कर की लेंथ को मैंने 1 मीटर डिफाइन कर दिया। अब इसको अपन ने क्या करा, एक इंटरनेशनल म्यूजियम बनाया, वहां पे रख दिया। अब जिंदगी में कोई 1 मीटर बनेगा तो वो इसके बराबर का बनेगा, चाहे अमेरिका बनाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया बनाए, चाहे इंडिया बनाए, 1 मीटर विल बी दिस लेंथ। तो क्या मैं बोल दूं, एक फिक्स चीज को डिफाइन कर दिया जो इनवेरिएबल थी, इजीली अवेलेबल थी, उसको 1 मीटर डिफाइन कर दिया। तो ऐसे सातों, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, सातों की फंडामेंटल या सातों की बेसिक डेफिनेशन डिफाइन कर दी। पूरा वर्ल्ड उसको मानेगा, पूरा वर्ल्ड, पूरा हिंदुस्तान क्या, अमेरिका क्या, ब्रिटेन क्या, सब सब मानेंगे उसको, ठीक है। समझ में आ गया ऐसा यूनिट क्या होती है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली सारे लोग। अमेरिका ये नहीं कहेगा मैं 1 केजी इसको नहीं मानू। जैसे प्लेटिनम, इरिडियम, एलॉय का एक सिलेंडर बना के रखा है पर्टिकुलर डायमेंशन का, वो रख दिया म्यूजियम में। अब दुनिया में जब भी 1 केजी का वेट बनेगा, उसके बराबर का आयरन लेंगे, उसके बराबर का आयरन लेंगे, उसको शेप देंगे और ऊपर 1 केजी लिख देंगे। पूरा पूरा वर्ल्ड इसी को 1 केजी लिखेगा। अब देख, तू अमेरिका से 1 किलो सोना लाया, तो वो इंडिया में भी 1 किलो तू लाऊंगा, तो क्योंकि इंडिया का और अमेरिका का 1 किलो सेम है। Yes. कल अमेरिका कह देता नहीं, मेरे यहाँ पे तो 1 किलो, मैं इस 2 मार्कर को 1 किलो मानूंगा। और हम कहते थे नहीं, हम 1 किलो इस 1 मार्कर को मानेंगे। तो जो अमेरिका का 2 किलो होता, वो 1 किलो होता, वो हमारे यहाँ 2 किलो हो जाता। तो फिर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं? इंटरनेशनल बाजार पे काम कैसे करता आदमी? समझ में आ गई क्या? Yes. तो मैं बोल दूं इस पॉलिसी पे सबका एग्रीमेंट जरूरी था। तो ऐसा यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम है। अब ब्रिटिश वाले इसमें कंफर्टेबल है, हम नहीं है।
पर ये सबने एक्सेप्ट कर ली। तो ऐसा यूनिट सिस्टम इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। ओके, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम। यूनिट की महिमा समझ में आई आपको? अरे यूनिट की महिमा समझ में आ गई क्या आपको? यस बोलो। और तीनों टाइप की यूनिट सिस्टम समझ में आ गई? हाँ यस चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोला मैंने बेटा? 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे लिखते हैं, समझ में आ गया? ठीक है। अब 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है बेटा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जो सेल्फ डिपेंडेंट होती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिनमें खुद में दम होता है। सेल्फ डिपेंडेंट क्वांटिटी डजंट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। डिराइव क्वांटिटी जो होती है, नाम से पता पड़ा डिराइव, वो डिराइव होगी। कैसे डिराइव होगी? दीज आर डिपेंडेंट ऑन अदर। तो मैं बोलूं डिराइव क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिपेंड्स अपॉन अदर फंडामेंटल, व्हिच डिपेंड्स अपॉन अदर क्वांटिटीज। तो डिराइव हमेशा फंडामेंटल पे डिपेंड करेगी एंड फंडामेंटल सेल्फ डिपेंडेंट होगी। जैसे एक स्कूल में डॉन, याद है हर स्कूल का एक डॉन होता है जिसकी सबसे ज्यादा चलती है। वो किसी से नहीं डरता, वो किसी से भी लड़ाई करता है तो लपड़ खुद ही रख देता है। लेकिन उसके याद है कुछ चमचे होते हैं जो आगे पीछे घूमते हैं, जिनको अपन बोलते हैं बटरिंग करते हैं 24 घंटे। बोलो। Yes. तो क्या मैं बोलूं दीज चमचास या दीज बटरिंग पर्संस आर डिपेंडेंट अपॉन दिस दादा, दिस डोन। तो मैं बोलूं वो डोन हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी और वो चमचे हो गए डिराइव्ड क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। मैं बोलता हूं उन चमचों की कभी किसी से लड़ाई होगी तो वो लपड़ मारने से पहले, अगर मान लो किसी चमचे की किसी से लपड़ मारने से पहले पीछे देखेंगे कि आज भैया स्कूल आए या नहीं आए, जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट है। अगर वो स्कूल आएंगे तो वो लपड़ मार देंगे सामने वाले के, और अगर वो आज एब्सेंट हो गए तो आज जाके गले मिल लेंगे, क्या यार अपन तो दोनों भाई क्यों लड़ रहा है। Yes. तो क्या मैं बोलूं बिहेवियर ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल। Yes. अच्छा, क्या मैं बोल दूं अपन जब बातें करते तो अपन यही तो बोलते हैं वो इतना इसलिए अकड़ रहा है क्योंकि उसके पीछे वो दादा खड़ा है, या ये उसके दम पे उछल रहा है। तो क्या मैं बोल दूं हर डिराइव्ड क्वांटिटी किसी फंडामेंटल के दम पे उछलती है। Yes. अब सुन, एक स्कूल का वो जो चमचा टाइप का लड़का है, वो चमचे टाइप का लड़का मान लो एक्स दादा पे डिपेंड कर रहा है, मान लो उस दादा का नाम है एक्स। तो क्या मैं बोल दूं दिस चमचा डिपेंड्स अपॉन एक्स। Yes. लेकिन स्कूल में तो इस चमचे को एक्स बचा लेगा, लेकिन जब वो अपने मोहल्ले में रहेगा तब कौन बचाएगा? स्कूल कहीं और है, मोहल्ला कहीं और है। तो मैं बोल दूं फिर वो चमचा स्कूल में तो एक्स की चापलूसी करता है, मोहल्ले में किसी भाई की चापलूसी करता नजर आएगा। अरे मोहल्ले के डॉन की चापलूसी करेगा। तो क्या मैं बोल दूं मोहल्ले के फंडामेंटल की चापलूसी करेगा। तो क्या मैं बोल दूं दिस चमचा डिपेंड्स अपॉन 2 फंडामेंटल क्वांटिटी, वन एक्स एंड वन अदर वाई। तो क्या मैं बोल दूं एक फंडामेंटल क्वांटिटी एक से ज्यादा एक डिराइव्ड क्वांटिटी एक से ज्यादा फंडामेंटल पे डिपेंड कर सकती है। Yes. अच्छा, दिस चमचा इज नाउ अपने मामी के या मामा के घर। जब वो चमचा अपने मामा के घर किसी और गांव में चला जाता है तो फिर उस गांव के दादा की चापलूसी करने लग जाता है। Yes. तो क्या मैं बोल दूं एक डिराइव्ड क्वांटिटी कितनी भी फंडामेंटल सातों में भी डिपेंड कर सकती है। देखो ना, अभी 3 जगह भेजा तो वो चमचा 3 लोगों पे निर्भर करने लग गया। Yes. लेकिन देखो एक चमचे की किस्मत बड़ी तगड़ी है। उसके स्कूल में जो डॉन है वो उसके मोहल्ले में रहता है और वहां का भी डॉन है। तो क्या मैं बोल दूं इस बार वाला जो चमचा है वो स्कूल में भी उसी डॉन पे डिपेंड कर रहा है और मोहल्ले में भी उसी पे, तो सिंगल बटरिंग में काम चल गया। तो क्या मैं बोल दूं कोई फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसी भी होती है जो सेम फंडामेंटल पे बार बार डिपेंड करती है। Yes. जैसे एरिया वॉल्यूम, क्या मैं बोल दूं एरिया इज लेंथ स्क्वायर, तो इट डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ 2 टाइम्स या 2 बार या 2 बार। वो खैर अपन आगे लिखेंगे, कैसे लिखना है वो आगे देखेंगे। क्या मैं बोल दूं 2 बार, हर बार लेंथ पे डिपेंड करी, मतलब 2 बार लेंथ पे डिपेंड करी इसने। Yes. क्या मैं बोल दूं वॉल्यूम जो 3 बार लेंथ पे डिपेंड करता है। ये चमचा ऐसा है जिसका घर मोहल्ला और मामा तीनों के यहाँ डॉन समान है, जहां इसका ननियाल है भाई उस चमचे उसका डॉन का भी ननियाल है। बोलो। Yes. अब सुनना, तो फंडामेंटल और डिराइव सर हमारे दिमाग में बैठ गई। फंडामेंटल डिपेंड्स अपॉन इटसेल्फ एंड डिराइव डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल। क्या मैं बोल दूं डिराइव हमेशा फंडामेंटल की टर्म्स में रिप्रेजेंट की जा सकेगी? हर डिराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल की टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकेगा?
Yes. किसी भी डिराइव क्वांटिटी को, किसी भी डिराइव को फंडामेंटल की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, इसको डायमेंशनल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने वाले फॉर्मूले को डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। Yes. डिराइव को फंडामेंटल की टर्म्स में रिप्रेजेंट करने वाले फॉर्मूले को, एक फॉर्मूला बनेगा, उसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और उसकी जो पावर होती है उसमें उस फॉर्मूले में जैसे n की पावर, l की पावर, उनको बोलते हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन समझ में आ गया? Yes. Yes. बोलो हाँ। चलो तो लिखो फटाफट, ये फटाफट नोट करो, फास्ट नोट करना, मैं बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा, नोट करने का टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा। आप फोटो क्लिक कर लो, Sir, note होते हैं। हाँ अच्छा, अब लिख दो फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो मैं बोल दूं, लिखो फटाफट, फंडामेंटल इज सेल्फ डिपेंडेंट क्वांटिटीज, फंडामेंटल सेल्फ डिपेंडेंट, डिराइव्ड डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल, फंडामेंटल सेल्फ डिपेंडेंट, फास्ट डिराइव्ड डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल, बहुत शॉर्ट में, फंडामेंटल सेल्फ डिपेंडेंट, डिराइव्ड डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल। क्लियर है? थोड़ा फास्ट करेंगे बेटा क्रैश कोर्स के हिसाब से। हाँ तो डिराइव्ड डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल, ओके। हाँ अब लिखो, समझ में आ गया? फंडामेंटल डिराइव्ड, फंडामेंटल सेल्फ डिपेंडेंट क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है फंडामेंटल? बोलो, मास, लेंथ, टाइम, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, फिर बोलो फटाफट, फिर मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, और बताओ करंट, एम्पियर। करंट पहले लिखो थोड़ा, करंट, एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, और क्या था बोलो? हो गए सातों? चलो तो मैं बोलती हूँ मास, थोड़ा फास्ट, लेंथ, टाइम, केल्विन होता है टेम्परेचर, ये होता है एम्पियर करंट, और ये हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड दिस इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अरे बोलो। Yes, sir. हाँ इसकी यूनिट मीटर, सॉरी इसकी यूनिट केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, हाँ फिर एम्पियर, फिर मोल, फिर कैंडेला, ठीक है? ये सारी यूनिट हो गई। तो दीज आर फंडामेंटल। तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, अब दुनिया की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी इनसे मिलकर बनेगी, अब दुनिया की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी बच गई वो सब इनसे मिलकर बनेगी। क्लियर है? Yes. अच्छा, और दो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है? सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी बोलो कौन सी होती है? एक होती है एंगल, प्लेन एंगल। क्या होती है? एक तो प्लेन एंगल, और एक होता है बेटा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। बोलो प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल होता है थीटा। बोलो तो रेडियन भी इसकी यूनिट होती है, और इसकी स्टेरेडियन होती है। क्या होती है बेटा? स्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन एंड स्टेरेडियन। इसको रेडियन से लिखते हैं और इसको एसआर से लिखते हैं। समझ में आ गई? इसको रेडियन से लिखते हैं और इसको एसआर से, स्टेरेडियन। अरे बोलो, तो देयर आर टू कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। अरे बोलो, चला आगे? Yes. हाँ, Yes, sir. फटाफट फोटो क्लिक करते जाओ। हाँ, अब दुनिया में जितनी भी दूसरी क्वांटिटी इन 7 के अलावा आप किसी का भी नाम सुनते हो तो वो सब डिराइव है। सारी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव है, मतलब वो इनसे मिलकर बनेगी। ठीक है, जैसे देखो, आ जाओ, 2-4 बार मैं करवा रहा हूँ, बाकी सब आप घर से करके लाओगे, होमवर्क है। हाँ बोलो, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स, ठीक है, थोड़ा सा जो काम आती है वो करा रहा हूं मैं, है ना, मोमेंटम, ठीक है। फोर्स के बाद आ जाओ, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी वर्क, प्रेशर के बाद वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर बस बहुत है। ठीक है, उसके अलावा आपको करनी है। बोलो एरिया में बोल दूं 2 बार लेंथ। अब कोई भी फॉर्मूला सोच लो एरिया का, 2-4 डिराइव क्वांटिटी डिराइव करना सिखा रहा हूं। एरिया का कोई भी फॉर्मूला सोच लो, तो मैं बोलूं लेंथ इनटू विड्थ, रेक्टेंगल का एरिया, तो बोलूं एरिया बराबर L² आ जाएगा। तो बोलूं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है m0 3 चीजें, m0 L2 T0। हम m और t हमेशा लिखते हैं
क्योंकि ज्यादातर फंडामेंटल क्वांटिटी में एम एल और टी आता है। तो लिखने का तरीका ये होता है, आप चाहो तो L2 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, 4 ऑप्शन में सीधा L2 भी दिया हो सकता है। तो मैं बोल दूं एरिया एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी पे 2 बार डिपेंड करता है। बोलो। Yes, sir. अब वो यूं पूछेंगे एग्जाम में, या तो पूछेंगे बहुत छोटी बात है, या तो पूछेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया, तो आप बोल देना m0 L2 T0 या L2, और या पूछेंगे डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया, बोलो डायमेंशन ऑफ लेंथ इन एरिया, बोलो ना क्या होती है डायमेंशन, तो बोल दो 2। मैंने कहा था ना डायमेंशन ये पावर होती है, मैंने बताया था ना डायमेंशन ये पावर होती है, और डायमेंशनल फॉर्मूला ये रिप्रेजेंटेशन होता है। अब समझ में आ गया? तो डायमेंशनल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इन फंडामेंटल। देखो इसमें सारी फंडामेंटल है। Yes. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या तो हो गया ये रिप्रेजेंटेशन किसका, डिराइव का, किसमें, फंडामेंटल में, और डायमेंशन हो गई ये पावर जो ऊपर लगाई है। क्लियर है क्या? हाँ बोलो। अब वॉल्यूम का बोलो, वॉल्यूम का तो बोल दो वॉल्यूम इज L3, तो बोल दो ये आ जाएगा m0 L3 T0, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी रुक जाना। हाँ वेलोसिटी का बोलो तो कोई फॉर्मूला याद कर लो, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मैं बोल दूं वेलोसिटी हो गई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं बोल दूं आखिरी दोनों फंडामेंटल देखो, ये दोनों फंडामेंटल तब तक तोड़ते रहो जब तक फंडामेंटल लिया जाए, तब तक तोड़ते रहो जब तक फंडामेंटल लिया जाए। सुनना, एक मोहल्ले में किसी आदमी ने किसी को चाकू मार दिया, किसी आदमी ने किसी को चाकू मार दिया। अब पता है चाकू तो मार दिया किसी ने, पर पुलिस वाले को पता, अच्छा उसकी डेथ हो गई जिसको मारा, अब पुलिस वाले को पता होती है कि इस मोहल्ले में कौन दादा है या किसके कहने पर यह काम हुआ होगा, क्योंकि पुलिस वाले को पता है कि जिसने चाकू मारा, मान लो कोई छोटा मोटा अपराधी है, तो उनको पता होती है, उनके पास याद है एक लिस्ट बनी होती है, हिस्ट्री शीटर जिसको बोलते हैं HS, तो उनको हर थाने में पता होती है कि कौन अपराधी है इस मोहल्ले का। तो अगर मान लो किसी को पकड़ा उन्होंने, अब उनको पता है कि इसका नाम हमारे पास नहीं है, इसका मतलब ये ऐसा काम नहीं कर सकता, उसको तब तक लपड़ मारते, कहीं चोरी हुई डकैती हुई, उनको तब तक लपड़ मारते जब तक वो अपने बॉस का नाम नहीं ले लेते। तो बोल दो डिराइव क्वांटिटी को तब तक पीटो, तब तक पीटो, तब तक पीटो जब तक वो किस पे डिपेंड करती वो नहीं बताते खुद अपने मुंह से। तो देखो मैंने वेलोसिटी के लपड़ दी, तो जैसी वेलोसिटी के लपड़ दी उसने फट उगल दिया कि मेरे को S और T ने काम करने के लिए बोला था और ऐसे बोला था। अरे बोलो। Yes, sir. और कई बार तार दूर दूर तक जुड़े होते हैं, जैसे मैंने एक के लपड़ दी, उसने बोला मेरे को फलान जी ने कहा था, फिर उसको भी मुझे पता वो इतना बड़ा अपराधी नहीं है जैसा ऐसा काम करा था। मान लो कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ, बैंक लूट लिया गया, तो मैंने जिनको पकड़ा उनके 2-3 दी, तो उन्होंने बोला हमने नहीं, हमारे को उसने कहा था, फिर उसके दी 2-4 दोस्त ने बोला हमारे को वहां से ऑर्डर आए थे, तो देते रहो जब तक मेन तक नहीं पहुंच जाओ। तो मैंने बोला इसके एक लपड़ में इसने सारा उगल दिया कि मैं इस पर डिपेंड करता हूँ। तो बोल दो दोनों फंडामेंटल आ गई, तो मैं बोल दूं ये हो गया m0 L1 T-1। बोलो बोल बच्चा। Yes, sir. हाँ एक्सेलरेशन की इस बार लपड़ दी खींच के, तो एक्सेलरेशन ने बोला कि मुझे वेलोसिटी ने बोला था और टाइम ने बोला था, पर मेरे को पता पड़ गया वेलोसिटी में भी इतना दम नहीं है। देखो टाइम तो आ गया फंडामेंटल, ये तो डोन था, ये तो मेरे थाने में दर्ज था कि हाँ यार टाइम तो बहुत बड़ा डोन है। मैंने एक और लपड़ दी वेलोसिटी के, बता तू तो ऐसा नहीं कर सकता, बता तुझे किसने बोला था। तो इसने फिर 2 के और नाम लिए कि वेलोसिटी ने बोला मेरे को, डिस्प्लेसमेंट ने बोला था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो मैं बोल दूं अब आगे देखो डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, टाइम टाइम टाइम, तो आगे सारी फंडामेंटल। तो बोल दूं वेलोसिटी इज L/T, nt है नीचे है ही, तो मैं बोल दूं आगे m0 L1 T-2। बोलो। So इसके डायमेंशन क्या होंगे? पहले समझ में आया, पहले ये बोलो। Yes. तो मैं बोल दूं डिराइव क्वांटिटी के लपड़े मारते रहो जब तक वो फंडामेंटल में टूट ना जाए पूरी तरह से। देखो वेलोसिटी एक बार में टूट गई थी, ये डायरेक्ट टूटी हुई थी और इसको मेरे को तोड़ना पड़ा। पहले लपड़ मारी तो वेलोसिटी टाइम आया, जो फंडामेंटल आती जाए साइड में कर दो। तो बोल दूं मैंने टाइम को साइड में करके वेलोसिटी के लपड़ दी। इस बार टाइम के लपड़ नहीं दूंगा क्योंकि टाइम तो डोन है, टाइम तो खुद डोन है, खुद फंडामेंटल है, खुद सेल्फ डिपेंडेंट है। मैंने वेलोसिटी के लपड़ दी क्योंकि ये मेरी साथ की लिस्ट में नहीं था, मतलब मेरे थाने में जो मुजरिम थे उनकी लिस्ट में नहीं था, तो मैंने इसके एक और लपड़ दी, तो इसने L/T बोल दिया। Yes. हाँ आ जाओ फोर्स, देखो फोर्स के लपड़ दो, तो फोर्स के पहली लपड़ पड़ेगी तो वो m/2 है, 2 का नाम लेगा। क्या मैं बोल दूं 2 में से एक डोन मेरी लिस्ट में मिल गया, जो पहले से ही जो मुझे पता है डोन है, तो मुझे पता था कि अपराध कर सकता है, लेकिन ए पे मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि ए इतना बड़ा अपराधी नहीं। तो ए के फिर लपड़ दी, बता तुझे किसने बोला था। तो बोल दूं ए के जैसी लपड़ दी, उसने बोल दिया कि मुझे वेलोसिटी और टाइम ने बोला था। देखो v/t हो गया एक्सेलरेशन, अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। Yes. फिर मैंने वेलोसिटी के लपड़ दी,
ए वेलोसिटी के लपड़ दी, तो मैं बोलूँ आ जाएगा m by t अलग कर दिया, क्योंकि ये दोनों डोम थे, ये भी मेरा डोम लिस्ट में ये भी है, v नहीं था, तो v के और लपड़ दिया l by t आ गया। तो क्या मैं बोल दूं यहाँ से क्या आ गई डिराइव क्वांटिटी m1 L1 t-2। मेरे हिसाब से आपको इतने इंटरेस्टिंग तरीके से सारी बात समझ में आ गई। व्हाट इज फंडामेंटल, व्हाट इज डिराइव्ड, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला एंड व्हाट इज डायमेंशन, बोलो। Yes. अब बताओ फोर्स के फॉर्मूले में लेंथ की डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो मैं बोल दूं ये हो गया डायमेंशन 1। बोलो Yes. what is dimension of time in formula of force, what is the dimension of time, तो बोल दो -2। -2. अब समझ में आ गया डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला, ए दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला एंड दिस इज डायमेंशन, डायमेंशन। अब डायमेंशन किसी की होगी, तो मैं बोल दूं डायमेंशन ऑफ टाइम, दिस इज डायमेंशन ऑफ लेंथ, दिस इज डायमेंशन ऑफ मास। तो बोलो Yes. क्या इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूला खुद कर लोगे। Yes. बेटा मेरे पास नहीं टाइम है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे हिंट दूंगा, बाकी सब आपको करना है। दिस इज क्रैश कोर्स, बोलो। Yes. तो मेरे हिसाब से तो तुम्हारे सारी बात बता दी, बच्चा क्या है। तो लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल is called dimensional formula, and power of fundamental quantity, and power of fundamental is called dimension of that fundamental quantity, and power of fundamental quantity in dimensional formula, power of fundamental quantity in dimensional formula is called dimension of that particular fundamental quantity, is called dimension of that particular fundamental quantity. Okay, Yes. ठीक है। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला और ये हो गया डायमेंशंस, ठीक है। अब इन सब का निकाल लेंगे। अब इनमें जो इंपॉर्टेंट बातें वो कर लेता हूं। ये समझ में आ गया क्या, Yes. ये समझ में आ गया। एक मिनट रुक Yes. जाओ, लैपटॉप की बैटरी इज लो। हाँ तो हाँ सर ये तो समझ में आ गया कि डायमेंशन होगा। अच्छा अब ये सारे हम निकाल लेंगे। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है, सुनना ध्यान से हो। जैसे मैंने पूछा, चलो हटा दू इसका, फोटो क्लिक कर लो बेटा, हटा रहा हूं पहले मैं, फोटो क्लिक कर लो। ये आप सोल्व करोगे ना तो मोमेंटम हो जाएगा mv, तो ये बन जाएगा m1 L1 t-1 है ना। प्रेशर को सोल्व करोगे तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है m1 L1 t-2। ए फोर्स याद रख लो बेटा, क्योंकि इसी से सब बनता है। तो फोर्स हो गया m1 L1 t-2 और प्रेशर में अपॉन एरिया L2 आ जाएगा, तो बोल दूं ये L की पावर -1 आ जाता है। तो ये हो गया प्रेशर, ठीक है। अच्छा वर्क हो जाएगा बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स होता है m1 L1 t-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक और L आके 2 हो जाएगा। ये वर्क में एक L एक्स्ट्रा आ जाता है फोर्स से, क्योंकि वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी वर्क और पोटेंशियल का सेम होगा। सर क्यों, क्योंकि एनर्जी भी तो वाहन ही होता है। अरे किसी में भी एनर्जी वाहन के कारण ही तो आती है। Yes. अब सुनो, एग्जाम में कई बार आपको पागल बनाते हैं कि सरफेस पोटेंशियल एनर्जी बताओ, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, किसी भी टाइप की एनर्जी हो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला ये। Yes. अरे बोलो, देखो कोरिलेटेड बातें बता रहा हूं, किसी का भी कोई सी भी एनर्जी हो। कई बार बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी बताओ, टर्मिनल वेलोसिटी बताओ, फलांजी वेलोसिटी बताओ, तो कोई सी भी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये। अरे वेलोसिटी तो वेलोसिटी है। अरे बोलो। Yes. बस थोड़ा सा एंगुलर वेलोसिटी वगैरह में लफड़ा पड़ेगा, क्योंकि एंगल डायमेंशन लेस होता, भी बात करूंगा आगे, ठीक है। तुम्हारे को समझ में आ गया। अच्छा कुछ टर्म्स और होती है, देखो ग्रेडियंट, कई बार बोलते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, तो बोलो ग्रेडियंट क्या होता है। तो ग्रेडियंट होता है पर यूनिट लेंथ, किसी भी चीज की ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ। जैसे मैंने बोला कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, बोलो वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो मैं बोलूं वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी अपॉन लेंथ आ जाएगा। ग्रेडियंट मतलब पर यूनिट लेंथ, ग्रेडियंट मतलब पर यूनिट लेंथ। अच्छा पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलो, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट
पोटेंशियल ग्रेडियंट तो मैं बोलूं पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। बोलो Yes, yes. टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलो, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलो, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलो, टेम्परेचर ग्रेडियंट तो बोलूं टेम्परेचर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, टेम्परेचर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ बोलो, ये आप पढ़ोगे थर्मल कंडक्टिविटी में, बोलो कंडक्शन Yes, sir. तो वो तो टेम्परेचर ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, तो ग्रेडियंट मतलब पर यूनिट लेंथ। इन दो के डायमेंशनल फॉर्मूला भी होमवर्क ये घर से करोगे आप, इससे ग्रेडियंट समझ में आएगा आपको। अच्छा एक होता है डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, फलानी डेंसिटी, तो मैं बोल दूं वॉल्यूम का डिवाइड हो जाता है। Yes. तो कई बार एनर्जी डेंसिटी की बात करेगा तो डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके सब समझ में आ गई, तो ये देखो फटाफट होमवर्क। क्या करंट डेंसिटी में? अरे यार ठीक है, तुम ये ग्रेडियंट का ध्यान रख लो, मत लिखो बेटा डेंसिटी। ओके बच्चा सही बोल रहा है, चले आगे। Yes, sir. चलो बेटा अच्छा अब सुनना, इधर देखो, अब कुछ काम की बातें देख, जैसे आपसे क्या पूछता है, देखो इनसे कोरिलेटेड बातें जिनको आपको क्या ध्यान रखना, नहीं तो एग्जाम में बहुत टाइम खराब हो जाता है। ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन सब वो भी देखेंगे अपन, भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं अपन, डिराइव को फंडामेंटल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बता रहे हैं, इनकी यूजेस है अभी आगे देखेंगे। पहले देखो कि ए बताओ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, विस्कोसिटी कांस्टेंट नीटा का, तो कई बार अजीब अजीब सी चीजें पूछ लेते हैं, प्लैंक कांस्टेंट एच का, ये तीन बहुत पूछते हैं, प्लैंक कांस्टेंट एच, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट जी और विस्कस कांस्टेंट नीटा। ठीक है, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी बात करूंगा, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है अभी बात करूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे अभी बात करेंगे। अच्छा उससे पहले इधर देख, अच्छा अब अपने को क्या होता है बेटा, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है, जैसे सुनना ध्यान से, जो अजीबोगरीब है ना, तो यहाँ पे लिखता हूं अजीबोगरीब फंडामेंटल, अजीबोगरीब फंडामेंटल क्वांटिटीज, सॉरी अजीबोगरीब क्वांटिटीज। सर ये व्हाट डू मीन बाय अजीबोगरीब क्वांटिटीज बताता हूं। जैसे मैंने बोला फ्रीक्वेंसी, एक मैंने बोला बेटा वेव नंबर। अच्छा बताओ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, नहीं फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पूछ रहा हूं, 1/1 नहीं चाहिए, फॉर्मूला नहीं, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। तो मैं तो ये होता है नंबर ऑफ राउंड पर सेकंड, अरे बोलो, तो फ्रीक्वेंसी होता है क्या बेटा, नंबर ऑफ राउंड पर सेकंड, तो ये होता है नंबर ऑफ राउंड पर सेकंड, तो होता तो नंबर ऑफ राउंड पर सेकंड है, तो क्या मैं बोल दूं नंबर है तो डायमेंशन लेस होना चाहिए भाई, नंबर ऑफ राउंड पर सेकंड, एक सेकंड में कितने राउंड है, तो ऊपर एक सेकंड आया, और मान लो एक राउंड 0.2 सेकंड का होता है। सुनना जैसे एक राउंड में 0.2 सेकंड लगता है, मैं आपको पढ़ाते यूं घूमता हूं और 0.2 सेकंड में राउंड कंप्लीट करता हूं, तो एक सेकंड में मैंने कितने राउंड करे, तो बोलूं 1 सेकंड डिवाइड बाय 0.2, तो आना तो चाहिए 5 राउंड, सिर्फ नंबर आना चाहिए। तो मैं बोल दूं इसका यूनिट कुछ भी नहीं आना चाहिए, डायमेंशन कुछ भी नहीं आनी चाहिए, डायमेंशन लेस यूनिट लेस होना चाहिए। अरे टाइम में टाइम का डिवाइड करें तो कट जाएगा ना बेटा। Yes. लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसका यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, क्योंकि ऊपर वाले 1 सेकंड को इन्होंने कांस्टेंट लिख दिया 1, तो बाय डेफिनेशन ही 1/t हो गया ये, तो ऊपर वाले 1 की डायमेंशन हटा के न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी। तो ध्यान रखना, होना मेरे हिसाब से तो डायमेंशन लेस चाहिए था, लेकिन इसकी या यूनिट लेस होना चाहिए था, लेकिन इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, तो इसीलिए मैंने इनको बोला अजीबोगरीब क्वांटिटीज। अरे समझ में आ गई? देखो बाद में कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूं इनको, ठीक है। तो सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट है, लग तो ऐसा रहा था जैसे यूनिट लेस आना चाहिए, लेकिन सेकंड इनवर्स। ऐसा ही वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर, ये होता है नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर लेंथ इन यूनिट लेंथ, तो इन 1 मीटर लेंथ, तो होता है ये 1 मीटर लेंथ है ना, तो 1 मीटर लेंथ है, तो बोल दूं वेव नंबर, ये वेव नंबर को ऐसे लिखते हैं, तो बोल दूं ये एरो लगा के वेव नंबर मतलब बाहर लगा के, तो वेव नंबर बराबर 1/λ हो गया, क्योंकि वेवलेंथ होती है एक वेव की लेंथ, तो मैं बोल दूं 1 मीटर
जैसे मान लो वेवलेंथ है 0.2 मीटर, तो मैं बोल दूं एक वेव की लेंथ 0.2 मीटर है, और एक वेव की लेंथ 0.2 मीटर है, तो मैं बोल दूं 1 मीटर में कितनी वेव आ जाएगी, तो 1 मीटर डिवाइड बाय 0.2 मीटर, तो बोल दूं वही 5 वेव आ गई। तो ये भी एक नंबर होना चाहिए था, 1 मीटर डिवाइड बाय 0.2 मीटर होना चाहिए था, 1 मीटर के अंदर 0.2 वाली 5 वेव आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो ये भी डायमेंशनलेस यूनिटलेस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी 1/λ लिख के इसकी यूनिट मीटर इनवर्स बोली गई। तो बोल दूं इसको फ्रीक्वेंसी को बोला गया 1/टाइम, फ्रीक्वेंसी को बोला गया 1/टाइम, और वेव नंबर को बोला गया 1/λ, और इसकी यूनिट दी गई मीटर इनवर्स। अरे यूनिट क्या बोली गई इसकी? मीटर इनवर्स। समझ गए क्या? Yes, sir. तो ये अजीबोगरीब क्यों बोला मैंने, समझ में आ गई? Yes, sir. तो अब उन्होंने क्या कर दिया कि यूनिट टाइम है नंबर ऑफ राउंड, तो फिर अब क्या वो यूनिट टाइम को वो एक तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू लेके टी को डिवाइड करके सेकंड इनवर्स कर दिया गया। तो ध्यान रखना, तो इनकी इनका ये याद रखना यूनिट, और डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो मैं बोल दूं दिस इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल नहीं है, लेकिन टाइम पे डिपेंड करती है, तो मैं बोल दूं m0 L0 t-1 हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और मैं बोल दूं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मैं बोल दूं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 L-1 t0। बोलो Yes, sir. अच्छा, अब सुनना, एक और देखो, ये तो हो गई अजीबोगरीब। एक बात और ध्यान रखने वाली है ना, all unitless quantity will always be all unitless quantity। what do you mean by unitless? जिसकी यूनिट ना हो, जितने भी यूनिटलेस क्वांटिटी है will always be dimensionless। देखो क्या लिखा है, all unitless quantity will always be dimensionless। ये गारंटी लेता हूं कि जिनकी यूनिट नहीं है वो हमेशा m0 L0 t0 होगी। बोलो, जैसे नाम बताओ, नाम बताओ ऑल यूनिटलेस क्वांटिटी, नाम बताओ यूनिटलेस क्वांटिटी का। मैं बोल दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, Yes. 10th क्लास v/c, 10th क्लास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर v/c, दो वेलोसिटी का रेशियो था, याद आ गया क्या? हाँ, और बताओ, तो मैं बोल दूं रिलेटिव डेंसिटी याद है, फलान जी की ढिमके जी की रेस्पेक्ट में डेंसिटी, तो फलान जी की डेंसिटी अपॉन ढिमके जी की डेंसिटी, तो डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल होगा। अरे बोलो, Yes, sir. हाँ, और बोलो कोई सी भी, हाँ स्ट्रेन नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी स्ट्रेन, तो बोलूं स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस है, यार चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अरे बोलो, तो ये भी डायमेंशन, तो मैं बोल दूं जितनी भी इन सब की यूनिट नहीं है, देखो, तो दीज आर यूनिटलेस क्वांटिटी, कोई यूनिट नहीं है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2, 3, 4 ऐसे लिखते हैं अपन, मैं बोल दूं यूनिट नहीं लगती है। रिलेटिव डेंसिटी मान लो 4, तो इस फलान जी की डेंसिटी ढिमके जी के कंपैरिजन में 4 गुना है, तो दीज ऑल आर यूनिटलेस क्वांटिटी। और जितनी भी यूनिटलेस क्वांटिटी है इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला, जितनी भी यूनिटलेस इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 t0 का, इस बात की गारंटी है, विल ऑलवेज बी m0 L0 t0। Yes. सर ये बता क्यों रहा, हमें तो पता है अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशनलेस होगा, लेकिन इसका उल्टा क्यों नहीं है, क्या है इसका उल्टा, कि बट करके लिख रहा हूं, उल्टा क्यों नहीं है, बट डायमेंशनलेस क्वांटिटी may have unit, इसलिए मैंने लिखा है, बट डायमेंशनलेस क्वांटिटी may have unit। सर ऐसी कैसी बातें कर रहे हो आप, जो m0 L0 t0 उनकी यूनिट हो सकती है, हाँ ऐसी मेरे पास क्वांटिटी है। सर कौन सी है आपके पास? एंगल। सर कैसे, बताता हूं, देखो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, दोनों डायमेंशनलेस है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 t0 होता है, लेकिन दोनों की यूनिट है, याद है, एंगल की है रेडियन और उसकी सॉलिड एंगल की है रेडियन, जबकि बोथ आर डायमेंशनलेस, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 t0 होता है।
Yes, sir. समझना, ये क्वेश्चन बन जाता है इसलिए मैंने अलग से बताया है। ठीक है, क्रैश कोर्स में भी मैं इनकी बातें कर रहा हूँ, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या मैं बोल दूं डायमेंशनलेस क्वांटिटी में है यूनिट, तो बोलो कौन कौन सी इसमें एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल तो मैं लिख दूं एग्जांपल, क्या है एग्जांपल इसके? एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्या होगा एग्जांपल? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मैं बोल दूं दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला, एक डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला both has dimensional formula m0 l0 t0, m0 l0 both has dimensional formula m0 l0 t0, है ना? तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला तो m0 l0 t0 है, बट यूनिट होगी रेडियन एंड स्टेरेडियन रेस्पेक्टिवली, रेडियन और स्टेरेडियन रेस्पेक्टिवली। समझ गए? दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला तो m0 l0 t0 है, लेकिन दोनों की यूनिट है, एक की रेडियन और एक की स्टेरेडियन। Yes, sir. फोटो क्लिक करो फटाफट, फोटो क्लिक कर लो, आगे चलते हैं। चले Sir, viscosity. बेटा प्लीज नोट डाउन, बात करेंगे सब। आप एक बार पहले सारा पढ़ाने दो फिर पूछना, ठीक है? नोट करो इसको। समझ में आया ये? Yes, sir. हाँ, अब आगे आ जाओ। तो अब आगे चलते हैं। अब सुनना, ये तो हो गई है। अच्छा, कुछ अपने को फंडामेंटल क्वांटिटी, इनको देखने से पहले कुछ स्पेशल फंडामेंटल क्वांटिटी और देखनी है जो सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रखती है, क्योंकि उस पर खूब क्वेश्चन आता है बार बार घूम घूम के। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रखती है? बताओ, जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है और जो ज्यादा काम आती है। तो देखो, एक होता है देखो प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, ठीक है। एक होता है बेटा स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। अरे बोलो, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। और एक होती है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अरे बोलो, और एक होता है बेटा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कर दो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो क्या होता है? तो प्रेशर का मैं बोल दूं, प्रेशर का निकाल लेता हूं, तो बोल दूं फोर्स का रटा हुआ है m1 l1 t - 2, ये तो याद रखना, अपॉन एरिया l2, तो मैं बोल दूं हो जाएगा m1 l - 1 t - 2। बोलो, ये सब के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते, देख लो, ये भी फोर्स अपॉन एरिया, ये भी फोर्स अपॉन, सर ये, तो इसको मैं बोल दूं एनर्जी फोर्स इनटू लेंथ हो गई। एनर्जी क्या होती है? वर्क डन, क्या वर्क डन होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और मैं बोल दूं एक लेंथ वॉल्यूम के एक एल से कट जाएगी, तो नीचे एल स्क्वायर यानी कि एरिया बच गया, और ऊपर फोर्स। बेटा बोलो ना, एनर्जी हो गया फोर्स इनटू लेंथ, और नीचे हो गया एल क्यूब, तो मैं बोलते कट के एल स्क्वायर, तो एरिया बच गया ना बेटा। Yes. अच्छा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सर, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी याद है? जैसे यंग मॉड्यूलस लिखता हूं, तो मैं बोलूं ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। अरे यार, कोई सा भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मैं बोल दूं बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और मैं बोल दूं स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, तो मैं बोलूं जो स्ट्रेस है वही है। अरे तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस सेम होगा, क्योंकि स्ट्रेन डायमेंशनलेस है और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। Yes. अरे बोलो बच्चों। Yes, sir. अच्छा, अब कई बार क्या होता है हमारे को, ये जो 11th वाली फिजिकल क्वांटिटीज है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला तो हम तोड़ तोड़ के फटाफट से डायमेंशनल फॉर्मूला बना देते हैं। 12th वाली बहुत परेशान करती है, जैसे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी, फलाना ढिमाका। तो मैं कुछ चीजें क्या करता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ, ताकि हमारे को 12th वाली को भी 11th में लिया हूं मैं। जैसे एनर्जी डेंसिटी यहाँ आसान है, क्यों? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और एनर्जी को फोर्स इनटू लेंथ लिख दिया, नीचे एल क्यूब लिख दिया, फटाफट हो गया, और फोर्स रटा हुआ m1 l1 t - 2। पर वहां पे एनर्जी डेंसिटी याद है अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर देखी, मैग्नेटिक फील्ड में याद है क्या देखी? एनर्जी डेंसिटी b स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, याद आया? अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी डेंसिटी भी देखी क्या? ये कैपेसिटर में भी देखी। तो क्या मैं बोल दूं वहां एनर्जी डेंसिटी के अजीब अजीब फॉर्मूले होते हैं। अब अगर कोई ये लिख दे, सुनो, अभी तो मैंने मुंह से बोल दिया,
कोई ये लिखते हैं कि फाइंड आउट, जैसे एग्जांपल क्वेश्चन आ गया, फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ या एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो अपनी किडनी फेल हो जाती है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि इसको कन्वर्ट करने में अपने को तारे जमीन पे जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले पता नहीं क्या फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखोगे, फिर फोर्स, फिर चार्ज की A into T, बहुत लंबी रामायण, फिर एप्सिलॉन नॉट पता नहीं कहां से लाओगे, कुछ मत कर। तो मैं बोल दूं दिस इज एनर्जी डेंसिटी, अरे हाफ छोड़, मैं बोल दूं एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। Yes. तो क्या मैं बोल दूं 12 से 11 में जंप कर गया, Yes. और एनर्जी डेंसिटी बड़ी आसानी से निकल जाएगी। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का L क्यूब पता ही है, और एनर्जी को फोर्स इनटू लेंथ देखिए, फोर्स रख रखा मैंने m1 L1 T-2 खत्म। Yes. तो अब समझ में आया मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब। जैसे ये लिखा हुआ गया कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता, ओके, तो मैं 12 से 11 पे आ गया, दिस इज एनर्जी डेंसिटी, है ना। ये देखो एनर्जी में भी ऐसा करते हैं, देखो एनर्जी, अब एनर्जी से रिलेटेड क्या है, तो मैं बोल दूं इसका बोल दूं दिस इज एनर्जी डेंसिटी, हिंट लिख रहा हूं, दिस इज एनर्जी डेंसिटी, दिस इज नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी। अरे बोले ना बेटा मैंने क्या कमाल करा, समझ में आई क्या ये? Yes, sir. इस एनर्जी डेंसिटी में अब आगे सब कर देंगे सर, हम हिंट दे रहा हूं बेटा, ठीक है, बाकी सब आपको पढ़ना है। हाँ अब इधर देखो, तो ऐसे ये भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे एनर्जी के साथ भी होता है 12th में, जैसे मैंने पूछ लिया इधर देख, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ CV स्क्वायर और LI स्क्वायर, या हाफ CV स्क्वायर से हिंट मिल गया CV स्क्वायर, ठीक है, मैंने बोल लिया CV स्क्वायर, है ना, और LI स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे पूछ लिया। अब बताओ क्या करोगे? Energy. हाँ, these are nothing but energy stored. ठीक है, तो मैं बोल दूं these are energy stored. तो मैं बोल दूं इसका भी सॉल्यूशन, this is nothing but energy stored या energy, तो energy stored, तो मैं बोल दूं कोई मैग्नेट stored, तो मैं बोल दूं ये कुछ भी नहीं, energy stored है। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है, ये मैं बोल दूं हाफ L स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में। अरे बोलो, ये कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी, इंडक्टर में बस हाफ और लगा दो तो हाफ तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। बोलो। Yes, sir. अच्छा अब सुनना ध्यान से, और भी कुछ क्वांटिटीज होती है जो हमें परेशान करती है, चलो वो अपन बाद में बात करेंगे। ये नोट करो, फिर इस पा रहा हूं मैं, मेरे को बाद में याद दिलाना बेटा, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड और क्वांटिटीज बतानी है यार, यहाँ तक नोट करो फटाफट, फोटो क्लिक करो इसका, फिर मैं ये 3 बता रहा हूँ। क्या बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी एनर्जी वाला नहीं होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हाँ पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यस पोटेंशियल एनर्जी, हाँ बिल्कुल आएगा, m1 L2 T-2 वर्क डन ही तो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन टू मूव q चार्ज, तो वर्क डन है, वर्क डन मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वर्क डन हो गया एनर्जी m1 L2 T-2 जितनी भी है, समझ गए? पोटेंशियल हो जाएगा एनर्जी बाई चार्ज, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल होता है यूनिट चार्ज को मूव करने में वर्क डन, तो मैं बोल दूं वर्क अपॉन चार्ज, तो m1 L2 T-2 अपॉन चार्ज, चार्ज हो जाएगा A into T, एम्पियर into टाइम, क्यों? क्योंकि करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके Yes, sir. करो, नोट करो, अब सारे बन जाएंगे, मैंने जो की पॉइंट है उनको पकड़ पकड़ के बता दिए, अब सारे बन जाएंगे, करो फटाफट नोट कर, फोटो क्लिक कर ले, चले आगे। Yes, sir. Yes. एक मिनट बेटा, इसमें इंक भर लूं। हाँ तो सर ये समझ में आ गया, अब सुनो, है ना, अब अपन आगे बात करते हैं। तो सर ये तो सब समझ में आ गया, कौन एनर्जी है, कौन एनर्जी डेंसिटी है ना। तो अब हम 12 से 11 में आने की कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है। अब अच्छा एक बात और देखो, अच्छा अब एक और ये डायमेंशनल फॉर्मूला पूछते हैं, जैसे एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, ये भी खूब पूछा जाता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये पूछ लिया, ठीक है। अच्छा R/L है ना, 1/RC, ठीक है, ये मैं जो कह रहा था ना, और अदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खूब पूछते हैं। और एक लेमडा, वो डीके कांस्टेंट लेमडा, डीके कांस्टेंट लेमडा। हाँ, अब आ जाओ, देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कई बच्चे कांस्टेंट समझ के बोलते थे डायमेंशनलेस, नहीं। देयर आर टू टाइप ऑफ कांस्टेंट, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट और एक होता है बेटा फिजिकल कांस्टेंट। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वैल्यू में चेंज नहीं होती है, समझ गए? तो कुछ फिजिकल, इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज पर डिपेंड नहीं, पूरे यूनिवर्स में आप प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, कुछ भी, भूकंप आ जाए, आंधी तूफान, सुनामी, कुछ भी आ जाए, जी की वैल्यू फिक्स रहेगी, 6.67 into 10⁻⁻11। बोलो। Yes, sir. अच्छा, लेकिन कुछ कांस्टेंट है तो ऐसे होते हैं जो पैरामीटर, जैसे अपन बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, वो पैरामीटर एक मटेरियल के लिए फिक्स होती है लेकिन टेम्परेचर के साथ बदलती है। अरे बोलो। और अलग अलग मटेरियल की स्पेसिफिक क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है, कॉपर का अलग, सिल्वर का अलग। ओके, तो कुछ फिजिकल कांस्टेंट होता है जो पैरामीटर के साथ बदलते हैं, तो उनको बोलते हैं, समझ में आ गई? तो वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। और एक होता है कि बिल्कुल ही कांस्टेंट होता है जो डायमेंशनलेस हो, लेकिन these आर फिजिकल क्वांटिटीज, इनकी डायमेंशन होती है। तो आज कैसे निकालो, तो बताओ जी। अब कैपिटल जी की डायमेंशन के लिए ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसकी बाकी सब तुम्हें पता हो और ये नहीं पता हो। तो मैं बोल दूं, ऐसा फॉर्मूला मेरे दिमाग में तो एक ही आता है, F बराबर G m1 m2 upon r square। दिस इज F बराबर G m1 m2 upon r square। क्या आप आगे कर लोगे? मैं बोल दूं, यहां से G निकाल लोगे कैसे? तो G बराबर हो जाएगा FR स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर। अब मैं बोल दूं, ये सब पता है, F हो जाएगा m1 L1 t - 2, R फंडामेंटल L2 और नीचे M स्क्वायर M स्क्वायर हो जाएगा, खत्म। Yes, sir. ए आगे आप करते रहना। हाँ, ऐसे ही नीटा, ऐसा कोई फॉर्मूला याद करो जिसमें नीटा है। तो बोल दूं, F बराबर, याद है विस्कस फोर्स, फ्लूइड के अंदर किसी मटेरियल पे लगने वाला विस्कस फोर्स, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो 6 पाई नीटा, तो विस्कस फोर्स इज फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड होता है। Yes, sir. तो मैं बोल दूं, इसमें बाकी सब पता है। देखो, न्यूमेरिकल कांस्टेंट तो डायमेंशनलेस होता है, हटा दो इनको। तो बोल दूं, नीटा बराबर आ जाएगा F अपॉन R, भी कर लोगे अब आगे, Thank you. खत्म। हाँ, ऐसे प्लैंक कांस्टेंट, ऐसा कोई फॉर्मूला याद करो जिसमें मच्छर फॉर्मूला E बराबर h न्यू, Yes, sir. वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो बोल दूं, प्लैंक कांस्टेंट h बराबर हो जाएगा E by न्यू, और न्यू फ्रीक्वेंसी है, E एनर्जी है, एनर्जी हो गया m1 L2 t - 2 और फ्रीक्वेंसी 1/t ऊपर चला जाए, खत्म। Yes, sir. बेटा मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ हिंट दूंगा, तो मेरे हिसाब से अब आप सारे कर लोगे। तो आपको मैं बोल दूं, कोई भी अननोन अजीब सी क्वांटिटी आ जाए तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला याद कर लो। Yes. 12 से 11 में कैसे जंप करोगे पता है? Yes. अच्छा, अब ये देखो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आपने म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एनर्जी डेंसिटी वगैरह किसी से भी लाके रखने की कोशिश करी तो भयंकर तरीके से बर्बाद हो जाओगे आप, बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन होगी। तो सर याद दिलाता हूं, अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने पढ़ा कि लाइट की स्पीड c बराबर √ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके, Yes, sir. अरे ये ध्यान होना चाहिए। तो क्या मैं बोल दूं, यहाँ से म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कितना होगा? तो बोल दूं यहाँ से √ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c। तो बोल दूं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c स्क्वायर। तो बोल दूं डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया क्या? L2t, तो L - 2t, खत्म। बोलो बच्चों, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. ये सब वो चीजें जो हमें परेशान कर सकती है, लेकिन हम पहले से इनका पोस्टमार्टम करके अलग हो रहे हैं इनसे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक वो भी होता है LC, है ना, √LC, ठीक है? डीके कांस्टेंट से पहले √LC लिख दो, है ना, और ये डीके कांस्टेंट। तो मैं बोलूं 12 की जो क्वांटिटी परेशान करती थी उन सबको दिया है मैं पिक्चर में, 1 2 3 4 5, और उधर एनर्जी डेंसिटी वाली एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये फिर हाफ CV स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर, उन सबको लाके मैंने इधर पोस्टमार्टम कर दिया। ओके, Yes, sir. हाँ। अब ये R/L और ये क्यों लिखे सर आपने? सुनना ध्यान से।
स्टार मार करके एक लाइन लिख रहा हूं, तो ये तो होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, और डायमेंशनल फॉर्मूला सब डिराइव कर दोगे। स्टार मार करके एक लाइन लिख रहा हूं, e की पावर log के अंदर, ठीक है, साइन कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, log के अंदर e की पावर, दीज ऑल आर डायमेंशनलेस। ये सब क्या होती है बेटा, ये सब नंबर होते हैं, तो मतलब ऑल आर नंबर, ऑल आर नंबर, ऑल आर नंबर। अरे ये देखो थीटा होगा यहाँ डायमेंशनलेस, तो ये पूरा भी डायमेंशनलेस करना हो, ये नंबर है तो नंबर की पावर भी डायमेंशन, log के अंदर भी डायमेंशनलेस, तो मतलब ऑल आर नंबर मतलब डायमेंशनलेस हो गया, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। तो ध्यान रखना ये सब सारे ब्रैकेट, तो मतलब ये सारे ब्रैकेट डायमेंशनलेस होंगे, ये और ये, क्लियर है? तो ये सब डायमेंशनलेस होंगे। फटाफट इसका वो करो। अच्छा अब सर ये तो अब याद करो, ये अपने याद है एलआर सर्किट में आया था, आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, यही आया था क्या? देखना यहाँ पे आता है चार्जिंग में, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्यू बराबर क्यू नॉट ई की पावर टी अपॉन आर सी, याद करो। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर टी बराबर 0 पर चार्ज मैक्सिमम है और फिर घटता जाएगा, बोलो Yes, sir. है ना। और ये याद है फ्रीक्वेंसी, टैंक सर्किट या एलसी ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी याद है 1/√LC आती है। ये सब फॉर्मूले सुने लग रहे हैं क्या आपको? Yes, sir. बीके कांस्टेंट आपने सुना होगा, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, बोलो बोलो बच्चों, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो क्या मैं बोल दूं, ए सुनो, अब e की पावर एक नंबर या डायमेंशनलेस होगा, तो मैं बोल दूं t टाइम है तो ये 1 टाइम हो गया, r बाई l 1 टाइम होगा, तभी तो टाइम से टाइम कटेगा। Sir, repeat करना। देखो दिस इज e की पावर, थोड़ा साफ लिखता हूं, e की पावर माइनस r बाई l इंटू टी। ये फॉर्मूला आप एलआर सर्किट पढ़ोगे तब आपको दिखेगा, ये आप वो पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, आरसी सर्किट तब दिखेगा आपको, क्या Q बराबर Q नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन आरसी, तो ये आरसी सर्किट में दिखेगा, ये एलआर सर्किट में दिखेगा। तो ये फॉर्मूला जब अपन कैपेसिटर वगैरह इंडक्टर पढ़ेंगे तब दिखेंगे। मैं तो मानता हूं मुझे याद है, तो क्या मैं बोलता हूं e की पावर है और e की पावर डायमेंशनलेस होगी क्या? दिस शुड बी डायमेंशनलेस, मैंने बताया ना यहाँ e की पावर log के अंदर और साइन के अंदर, मैं बोलता हूं दिस शुड बी डायमेंशनलेस, क्योंकि ये सब नंबर होते हैं अंदर। Yes, sir. अरे e से न्यूमेरिकल वैल्यू की पावर कभी डायमेंशन थोड़ी आ सकती है, तो ये सब डायमेंशनलेस याद कर लो। तो मैं बोलता हूं ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, ये पूरा डायमेंशनलेस होना चाहिए, ये Yes. ये डायमेंशनलेस कब होगा, जब मैं बोल दूं ये r बाई l 1/t बन जाए। r बाई l जब 1/t बनेगा तो t से t कैंसिल होकर आ जाएगा ना डायमेंशनलेस। Yes. तो मैं बोल दूं दिस इज 1/t। अच्छा ये बताओ 1/RC, तो मैं बोल दूं 1/RC इसको अलग करो, तो मैं बोल दूं 1/RC इंटू t बन गया ये, तो मैं बोल दूं 1/RC डायमेंशनलेस कब होगा, ये पूरा डायमेंशनलेस कब होगा, जब मैं बोल दूं 1/RC भी 1/t बन जाए। 1/RC की जगह 1/t लिख दूं तो 1/t से t कट जाएगा, तो बोल दो दिस इज आल्सो 1/t। अच्छा √LC, तो बोल दो √LC को उधर ले जाओ, तो मैं बोल दूं ये √LC नहीं 1/√LC कर दो, तो 1/√LC कर दो, तो बोल दूं 1/√LC को अलग करो, तो बोल दूं वो भी फ्रीक्वेंसी हो गया, ए फ्रीक्वेंसी बराबर 1/√LC इनटू कांस्टेंट है ना। Yes. बेटा दिख नहीं रहा है आपको, 1/√LC को अलग करो ना, तो मैं बोल दूं 1/√LC बराबर फ्रीक्वेंसी, ये 2 पाई को भूल गया, 2 पाई तो कांस्टेंट है, हटा दे 2 पाई को, Yes. तो मैं बोल दूं इट इज आल्सो फ्रीक्वेंसी यानी कि 1/टाइम, तो मैं बोल दूं यहां लिख दूं साइड में ऑल आर फ्रीक्वेंसीज, ये सब मैंने लिखे कैसे, तो मैं बोल दूं ऑल आर फ्रीक्वेंसी, ऑल आर 1/t, ऑल आर फ्रीक्वेंसी या 1/t लिख दूं इन सबको, तो इनका डायमेंशनल फार्मूला t की पावर -1 हो गया, m0 l0 t की पावर -1 खत्म।
हाँ जी। ये देखो डीके कांस्टेंट में भी आ रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n बराबर किसी टाइम पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पढ़ा है रेडियो एक्टिविटी में n बराबर NO d की पावर माइनस लैम्डा t ले रहे हैं लैम्डा इज डीके कांस्टेंट तो मैं बोलूं ये डीके कांस्टेंट 1/t होगा। हाँ जी। आपको यूं भी पता है याद करो हाफ लाइफ बराबर 0.693 अपॉन लैम्डा होता है तो बोलूं लैम्डा बराबर 0.693 अपॉन हाफ लाइफ आ गया यानी कि t इनवर्स हो गया। Yes. तो ये याद रखना बेटा ये R/L ये 1/RC और 1/√LC और डीके कांस्टेंट R 1/टाइम क्योंकि ये सब फ्रीक्वेंसी है। ये वैसे भी याद हो जाएंगे जब आप आरसी सर्किट पढ़ोगे तो ये रटा हुआ होगा आपको, जब आप एलआर सर्किट पढ़ोगे रटा हुआ होगा। अभी 12th तक बच्चा नहीं रटता लेकिन जो कंपटीशन की प्रिपरेशन करता है उन सबको रटा हुआ होता है क्योंकि 12th में ये नहीं काम आते हैं। 12th में एलआर सर्किट आरसी सर्किट कोई नहीं पढ़ाता लेकिन कंपटीशन की तो मूल रिक्वायरमेंट है। ठीक है Yes. अब सुनो अब इनको मैनिपुलेट करके भी पूछ सकते हैं। कई बार पूछ लेंगे L/R का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, कई बार बोल देंगे RC का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ तो थोड़ा मैनिपुलेट कर दोगे RC बराबर 1/टाइम की जगह टाइम आ जाएगा। Yes. तो ये ध्यान रखना ये याद कर लेना क्योंकि कई बार पूछा एग्जाम में LC का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ L/C। अब आप अगर L/C को अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप कितने प्रॉब्लम में फंस जाओगे। आप L अलग से निकालोगे C अलग से निकाल के रखोगे आधा घंटा लगेगा। Yes. ये फोटो क्लिक कर लो बेटा, यहां तक का काम कंप्लीट करके लाओगे। इसको थोड़ा तमीज से कर लेना घर पे, ठीक है? फिर इसके आगे अगले टर्म पे बात करेंगे अपन।